नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां तुपुदाना ओपी इलाके में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। नाबालिग को जबरन 6 आरोपी ले गए। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तुपुदाना की पहाड़ी पर गैंगरेप किया गया है। मौके से दरिंदगी के निशान मिले हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम का सहयोग लिया जा रहा है। डीएसपी हटिया के नेतृत्व में पुलिस की छापेमारी चल रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तुपुदाना की पहाड़ी पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग को जबरन 6 आरोपी ले गए। बाइक सवार अपराधियों ने इस रेप की घटना को अंजाम दिया। तुपुदाना की पहाड़ी पर गैंगरेप किया गया। मौके से दरिंदगी के निशान भी मिले हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये कौन लोग थे, जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। डीएसपी हटिया के नेतृत्व में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो रांची से ये खबर, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि तुपुदाना ओपी इलाका है, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। नाबालिग को 6 आरोपी जबरन ले गए। ये अपराधी बाइक पर सवार थे। तुपुदाना की पहाड़ी पर ले जाकर के इस नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। मौके की अगर बात करें तो दरिंदगी के निशान भी यहां से मिले हैं। बता दें कि फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। उनका भी सहारा लिया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है नाबालिग के साथ, ही कौन आरोपी हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अपडेट आपके पास? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में जो पीड़िता है उसके द्वारा भी कुछ लोगों की पहचान जो है वो पुलिस को बताई गई है, और उसी के आधार पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार छापेमारी भी कर रही है। उम्मीद है, पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और जो भी आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो जानकारी है उसके अनुसार पीड़िता जो है वो खूंटी जिले की रहने वाली थी और वो रांची किसी से मिलने आई थी। इसी दरमियान पीड़िता को जबरन उठा लिया गया हुलुंडू के इलाके के पास से, और उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पहाड़ी पर ले जाया गया, जहां उसके साथ ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में डीएसपी हटिया जो है उन्हें नेतृत्वकर्ता बनाया गया और इस पूरे मामले में तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। पीड़िता को भी अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल जो मेडिकल टेस्ट है और जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है। अब इसके बाद ही आगे अब देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों के गिरबान को पकड़ पाती है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, अब ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताने चाह रहे हैं। नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया गया। शनिवार की रात थी और 6 दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़ित मूल रूप से खूंटी जिले की रहने वाली बताई जा रही है। पीड़ित अपने दोस्त से हुलहुंडू मिलने के लिए गई थी। हुलहुंडू में ही आरोपियों ने अगवा कर लिया, जिनकी संख्या 6 थी। आरोपियों ने अगवा कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद 6 दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। तुपुदाना ओपी में 6 पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जांच जारी है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद ने युवक की हत्या कर दी गई है। 19 साल के युवक की हत्या कर दी गई। साइकिल से ठोकर लगने के बाद से पूरा विवाद हुआ। 2 लोग पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो मामूली विवाद ने युवक की हत्या की खबर कटिहार से यह जानकारी सामने आ रही है, जहां 19 साल के युवक की हत्या कर दी गई। मामूली विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि साइकिल से ठोकर लगने के बाद से विवाद हुआ और इसी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 लोग पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 लोग पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 19 साल के युवक की हत्या
रहा है। कितना उम्र होगा? 19 साल हो रहा है। शादीशुदा है क्या? जी नहीं, पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे। क्या हुआ, कैसे उसकी मौत हुई? हुआ क्या कि मतलब ये चौक पे गया शाम के समय में घूमने के लिए, तो खड़ा था, उधर से दो लड़का पियक्कर आया, इसको साइकिल से ठोक दिया। तो बोला कि थोड़ा बगल हो जा, बोला कि रे तुम देखेगा औकात दिखाता है। इसी पे जो उसके चैलेंज किया, मेरा भतीजा घर आया, उसके बाद जो है कि रात में इधर गया घूमने के लिए। मेरा घर का फैमिली लोग इसको खोजा, 11:30 बजे रात में देख रहा है कि दरवाजा के सामने लंबा लंबी पड़ा हुआ डेड बॉडी। कैसे मारा है, किस तरह से मारा? मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां 2 गुट में गोलीबारी हुई है। चोर गांव में यह गोलीबारी हुई है। तारापुर डीएसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। असरगंज क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुंगेर से ये बड़ी खबर, जहां 2 गुट में गोलीबारी हुई। चोर गांव, जहां पर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तारापुर डीएसपी ने इसकी पुष्टि की है। असरगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। खबर वैशाली से, जहां अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। प्रशासन जमीन से कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी। तभी पुलिस की टीम पर लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले के बाद पुलिस की टीम भागने लगी, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सका। घटना महुआ थाने के मुकुंदपुर मंगरू चौक के पास की है। तो वैशाली से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा हुआ था। तभी पुलिस की टीम पर लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस की टीम वहां से भागने लगी। हालांकि बाद में भारी संख्या में पुलिस जवानों को बुलाया गया, जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। घटना महुआ थाने के मुकुंदपुर मंगरू चौक के पास की है। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में काफी दिनों बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे। अमित शाह ने बैठक को अच्छा बताया और कहा कि जातीय सर्वे का फैसला तभी लिया गया था जब बीजेपी सरकार में थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। मीटिंग तो बहुत अच्छी, करीब 1.25 साल यानी 15 महीने बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे हों। मौका था पटना में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का, जिसकी वजह से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक मंच पर एक साथ दिखे। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार की तरफ से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही सीएम ने बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की। जबकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की मांग की है। मंत्री संजय झा की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप पूरी डिटेल दीजिए, इसे देखता हूं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक अच्छी रही और जातीय गणना का फैसला तभी हुआ था जब बीजेपी सरकार में थी। देखिए मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई ना कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। अमित शाह ने जातीय गणना पर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी और कुछ खास जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है। इस आरोप का समाधान होना चाहिए। मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को
फायदा भी नहीं पहुंचाना। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड के रांची में होगी, लेकिन तब तक एक साथ शाह नीतीश की तस्वीर और विशेष राज्य के दर्जे के साथ जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले की चर्चा सियासी गलियारे में तैरती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जेडीयू नेता बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी के नेता जेडीयू की इस विशेष मांग पर सवाल पूछ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाने में लगे हैं। इसकी आवाज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी सुनाई दी। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने तर्क दिया कि विशेष राज्य के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होता है, बिहार उन शर्तों को पूरा करता है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जातिगत गणना के बाद एक बड़ी आबादी गरीब है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी और अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है तो उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। चुनाव के पहले जेडीयू की तरफ से जोर शोर से उठाए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश विशेष राज्य की मांग करें, ये अच्छी बात है, लेकिन नीतीश बताएं 19 साल में उनकी नीतियों में क्या क्या कमियां रही हैं, अपनी नाकामियों का पूरा हिसाब दें। सरकार अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में क्यों नाकाम रही? आज 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों करनी पड़ रही है? 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इसका समर्थन किया है, केवल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो समर्थन किया और आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सारी स्थिति को समझते हैं। 33 वर्षों तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा और 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू उपलब्ध हो पाएगा। इसका मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री अक्षम हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है और चुनाव के बाद 3-4 साल तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बैठक के अंदर की बातें बताई है। संजय झा ने बताया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और बिहार के लिए बेहद सकारात्मक रही। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का रुख सकारात्मक रहा। बिहार को इस बैठक से काफी उम्मीद है। संजय झा ने बताया कि बिहार की बाढ़ की समस्या से लेकर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा और जातिगत गणना रिपोर्ट के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, ये भी मुद्दा उठाया गया। संजय झा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण रही बैठक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस बैठक में मौजूद रहने वाले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। संजय जी, इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आप ही शामिल थे, पहले दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा, क्या कुछ रहा, जरा बताएं। नहीं तो सरकारी मीटिंग होती है और हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट से रहता है, सेंटर से रिलेटेड इशू रहता है और इस मीटिंग में खास करके इंटर स्टेट इशू रहता है। दो स्टेट के बीच में जो इशूज है लार्जली वो इशूज रहता है, तो वो सारा लंबा करीब 3.5 घंटा ये मीटिंग चला और शुरू में ही मुख्यमंत्री जी ने जिसका आउटलाइन है इस मीटिंग का सारी बातें रख दी है और बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में सारी बातें हुई। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा फिर से एक बार उठा दिया।
बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना हम लोगों का मांग रहा है केंद्र से, और उन्होंने आज की मीटिंग में ये रखा कि जो हम लोगों ने अभी कास्ट सर्वे कराया है और उसके बाद जो चिन्हित जो किया गया है कि कितने गरीब हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो 93 लाख के आसपास जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनके उत्थान के लिए जो काम करना है, तो उसमें जो पैसा लगना है वो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये हम लोग फास्ट पेस पे ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज 5-6 साल लग जाएगा करने में। तो ये मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया है। तो इस मुद्दे को जब मुख्यमंत्री ने उठाया केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, अभी उस पर कुछ कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उनका, क्योंकि वो तो लास्ट में बोले, इस तो शुरू में हुआ, फिर लगातार मीटिंग चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा वहां पर। पूरी बराज को लेकर के बात उठी जो कदवन में है, कहा गया कि जल्दी से झारखंड को एनओसी दे। इसके अलावा सिल्ट को लेकर के इशू है कि आप जानते हैं कि गंगा नदी में सिल्ट का मेजर इशू है, उसको लेकर के। और फरक्का का जो ट्रीटी हुआ जब 1996 में, वो बिहार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया उसमें, और उसमें ये कहा गया कि लीन फेज में जब बाढ़ के अलावा जो समय है उसमें 1500 क्यूसेक, इंपॉर्टेंट बात है, पानी हम बांग्लादेश को दिया जाएगा, और उस समय जो गंगा में पानी आती है सिर्फ 400 क्यूमेक आती है। मतलब बिहार के इंटरनल रिवर का पानी हम लोग बांग्लादेश चला जाता है सारा। तो क्या रिएक्शन रहा? तो ये बात, और जो बड़ा बराज बना हुआ है उसके वजह से जो सिल्ट जमा होता है, तो उसके लिए पॉलिसी आना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुद्दा एजेंडा में आगे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि जब एजेंडा में है तो उस डिस्कशन में सारा फैक्ट्स देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो इस बैठक में शामिल थे, और उन्होंने इस बैठक को बेहद सकारात्मक बताया, और कई ऐसे मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा गया जिसका एक सकारात्मक जवाब भी बिहार सरकार को मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छठे दिन भी रेड जारी है। वहीं अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें से 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है। न्यूज 18 के पास कैश गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। बड़ा सा हॉल में बहुत बड़ा टेबल, और टेबल पर अनगिनत पड़े नोटों के बंडल। नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि पूरे हॉल में नोट ही नोट की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीनें, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा। देखकर हैरान हो गए? तो एक बार फिर से देख लीजिए, शायद पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को ना मिले हों। तस्वीरों को देखने से किसी फैक्ट्री की फीलिंग आ रही होगी। ये लेकिन कोई सामान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की नोट फैक्ट्री से मिले नोटों की गिनती जारी है। जी, धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोट गिनने में 3 दिन लग गए। यही नहीं, नोट गिनने के इस काम में 25 से अधिक नोट गिनने वाली मशीनें और 50 से अधिक बैंक कर्मचारी लगे रहे। ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि धीरज साहू के ठिकानों से मिले इन नोटों को गिनने में 3 बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता की इस रुपयों की फैक्ट्री को देखकर इंसान तो क्या, शायद मशीनें भी हैरत में पड़ गई हैं। तभी तो नोटों की गिनती करते करते अब तक कई मशीनें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीनों को मंगवाया गया। शनिवार तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। 176 नोटों से भरे बैग में से रविवार दोपहर तक 140 बैग की गिनती की जा चुकी थी, जिसमें 165 करोड़ रुपए रखे हुए थे। कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है, और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुका है काउंटिंग, और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है, और 2 बैंक से आए हैं,
पीएनबी और कनरा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजॉरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है इसमें। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप में। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जो 5वें दिन भी जारी रही। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों से बरामद हुआ। देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक खत्म होती है और धीरज साहू के ठिकानों से कितने रुपए और निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आते हैं।